देखिए अवतल दर्पण के लिए सूत्र, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी निकाला जाता है अभी आप समझ जाएंगे अच्छे से। अवतल दर्पण के लिए हमें ये दिखाना है कि अवतल दर्पण के लिए जो होता है F = जो होता है R/2, ये कैसे आता है यही सिद्ध करना है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए ना। तो आप क्या कीजिए, ऐसे अवतल दर्पण ले लीजिए। क्या लेंगे आप सब? अवतल दर्पण। इस तरह से ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव P है और ये मुख्य अक्ष PC इस तरह से, और यहाँ फोकस F है। हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस F से होकर जाती है ना। इतना जानकारी है। जब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए A से कोई किरण चल रही है और दर्पण के बिंदु B पर गिर रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण जो है क्या हो रही है कि जो है दूसरी किरण इस दर्पण B से जो है इस तरह से C मतलब वक्ता केंद्र C से दूसरी किरण को इस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया? ये आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु से एक लंब डाल दिया जाए इस तरह से, इस दर्पण पे इसे लंब डाल दिया जैसे, तो इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये जो रेखा गई है ये CB, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। मतलब इस दर्पण पे, इस जो है अवतल दर्पण पे एक इसे लंबवत रेखा खींच दी गई है। और हम जानते हैं कि जो किरणें वक्ता केंद्र C से होकर जाती हैं वह उसी मार्ग में वापस लौट आती कि नहीं लौट आती। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए परावर्तन के नियम से कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच बना कोण जो होगा ये आपतन कोण होगा कि नहीं होगा? और ये जो कोण है ये परावर्तित किरण ये है और ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों, तो देख लीजिए इसमें ये दोनों कोण बराबर होगी कि नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये जो किरण है ये AB जो आपतित किरण है यह इस मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है? समांतर है ना। जब दो किरणें आपस में समांतर होती हैं और बीच में कोई तिर्यक रेखा इसे काट दे तो इनके एकांतर कोण बराबर होते कि नहीं होते? बराबर होंगे ना। ये सब आप मैथ के स्टूडेंट हम जानते होंगे। तो ये जो कोण है, ये जो कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण है। तो इसे लिख दीजिए कोण Z बन रहा है ना ABC, कोण ABC जो है ये बराबर होगा कोण BCF के बराबर होगा कि नहीं होगा? कोण BCF के बराबर होगा। ऐसे लिख दीजिए कि एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, इसलिए बराबर ये हो गया इतना। अब ध्यान दीजिए अगर जो है ये दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का द्वारक मतलब ये M1 M2, ये दर्पण का द्वारक ये है जो ढला, ये दर्पण का द्वारक मतलब M1 M2 जो है ये, अगर इसे छोटा कर दिया जाए, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जो B बिंदु है ये P पे आ जाएगी। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी ना। अब ध्यान दीजिए ये जो त्रिभुज कोण ABC किसके बराबर है? इसके बराबर है ना। तो कोण ABC के स्थान पे हम कोण CBF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं कोण CBF बराबर कोण BCF। अब ध्यान दीजिए ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ना, ये BCF का त्रिभुज है कि नहीं है? किसी भी त्रिभुज में दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज, चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए जब दो कोण, ये कोण समान हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा ये है, इस कोण के सामने भुजा ये है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो अर्थात ये जो CF होगा ये बराबर होगा FB के। किसके बराबर है? FB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए आप, अगर जो है दर्पण का द्वारक छोटा होगा, ये जो दर्पण का द्वारक है ये जो दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो जाएगा तो ये B बिंदु P पर आ जाएगा। दर्पण द्वारा छोटा कर दिया जाए तो ये जो B बिंदु है ये P पे आ जाएगी नहीं? तो कहीं ना कहीं ये जो CF हो जाएगा ये CP के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये दर्पण का द्वारक
ये छोटा हो जाएगा तो एफ बी की जो लंबाई है ये जो है पी एफ हो जाएगा। ये पी एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसे लिख दीजिए, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब क्या होगा कि ये जो बी एफ मतलब एफ बी जो है, ये एफ बी जो है ये एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी के। मतलब ये जो बी बिंदु है ये पी पे आ जाएगा। दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो बी बिंदु है ये पी पे आ जाएगा। तो इसलिए एफ बी जो है बराबर हो जाएगा एफ पी के। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब ध्यान दीजिए आप, हमें जो है निकालना है सी पी निकालना है ना, वक्ता त्रिज्या निकालना है। तो वक्ता त्रिज्या सी पी बराबर हो जाएगा, सी पी निकालना है तो सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये जो सी पी है ये बराबर होगा एफ सी एफ प्लस एफ पी। तो सी पी बराबर होगा सी एफ प्लस एफ पी। अब बताइए सी एफ किसके बराबर है? सी एफ किसके बराबर है? एफ बी के बराबर है ना? बराबर है कि नहीं बताइए? ये सी एफ है, ये एफ बी के बराबर है, तो सी एफ को इसे रहने दीजिए प्लस, और ये एफ पी किसके बराबर है? एफ पी जो है एफ बी के बराबर है ना? तो ये एफ बी किसके बराबर है? सी एफ के। तो हम जो है पूरा यहाँ एफ पी के स्थान पे सी एफ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एफ पी जो है ये बराबर है एफ बी के, और ये एफ बी बराबर है सी एफ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी एफ लिख सकते कि नहीं? तो बताइए सी एफ प्लस सी एफ, ये कितना सी एफ हो गया? 2 सी एफ हो गया ना। लेकिन हमें फोकस दूरी में रिलेशन निकालना है, पी एफ में रिलेशन निकालना है। तो इसलिए यहाँ सी एफ रखना ठीक नहीं है ना, हमें यहाँ पी एफ रखना ठीक होगा। क्या रखना ठीक होगा? पी एफ। तो इस सी एफ के स्थान पे जो सी एफ है यहाँ क्या हो जाएगा? सी एफ बराबर है एफ बी के, और एफ बी बराबर है पी एफ के। तो जहाँ सी एफ है वहाँ एफ पी रख दीजिए इस तरह से, एफ पी प्लस एफ पी। तो एफ पी प्लस एस पी 2 एफ पी हो जाएगी नहीं हो जाएगा? तो ये सी पी बराबर है 2 एफ पी। तो देखिए सी पी मतलब ये सी पी क्या आपका? ये सी पी वक्ता त्रिज्या नहीं है, ये सी पी। तो वक्ता त्रिज्या को किसे नोट करते हैं? आर से। तो ये आर हो जाएगी नहीं हो जाएगा? आर हो जाएगा ना। या इसे कैपिटल आर से भी प्रदर्शित कर सकते। सी पी मतलब वक्ता त्रिज्या, इसे कैपिटल आर कर लीजिए। और ये 2 और ये एफ पी क्या है? ये फोकस दूरी है कि नहीं एफ पी? तो इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं कि नहीं? और हमें क्या निकालना है? एफ बराबर आर बाई 2 है ना। तो एफ निकालना है तो ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा नहीं? तो ये हो जाएगा आर बाई 2 इक्वल टू एफ आ जाएगी नहीं आ जाएगा? यही रिलेशन है। ये अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र है कि जो फोकस दूरी होता है उस अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। लिख लीजिए इसे। देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 2023 में आया है, 2020 में आया है, 2019 में बहुत बार आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है कि देखिए सॉल्यूशन है, कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य आपको देखना है। पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना, मतलब प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और ब्रैकेट बताना है कि आभासी बनेगा कि वास्तविक, और साइज बताना है कि वस्तु के आकार का है कि वस्तु से बड़ा नहीं, यही ज्ञात करना। तो इसमें जो दिया है पहले लिख लीजिए। दिया है क्या? दिया है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बराबर कितना दिया है? 3 मीटर दिया है कि नहीं दिया है? और हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या उसे इस तरह से उत्तल दर्पण बनता है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव P है। वक्रता त्रिज्या इधर ही तो होता है कि नहीं? तो वक्रता त्रिज्या इधर। तो अब देखिए हमें बताया भी था चिन्ह परिपाटी में कि आपतित किरण के ही दिशा में दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है ना।
तो ध्रुव से हम ये दाएं साइड में दूरियां नाप रहे हैं, इसलिए धनात्मक होगा, इसके पहले प्लस रहेगा। लेकिन हमें जो है उत्तल दर्पण के सूत्र में जो है, हमें सूत्र आपको बताए थे कि 1/f जो होता है 1/u + 1/b होता है कि नहीं। हमें तो f की ज़रूरत है ना, तो हमें जो है r से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ f निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। f क्या होता है? r/2 होता है कि नहीं, अभी बताया गया है कि जो फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है ना। तो ये हो जाएगा, r का मान कितना है? 3/2 मीटर। 3/2 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको क्या करना है, और क्या दिया है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो, अर्थात दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितना दिया है? 5। दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी जिसे हम u से प्रदर्शित करते हैं, u बराबर कितना दिया है? 5 मीटर दिया है कि नहीं दिया है? लेकिन u आप ध्यान दीजिए कि हमेशा जो वस्तु रखी जाती है वो दर्पण के सामने रखी जाती है कि नहीं? इधर बाईं ओर रखी जाती है ना। ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है कि नहीं वस्तु मान लीजिए a है, b है, ये भी वस्तु है, तो ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी है ना, इसलिए इसे माइनस में लिया जाएगा। तो ये माइनस से 5 होगा, कितना होगा? -5 मीटर। ये हो गया। अब हमें बताना है v निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो जो है हमें निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब b निकालना। हमें क्या ज्ञात करना है? b ज्ञात करना है। अब उत्तल दर्पण के सूत्र से देखिए, उत्तल दर्पण के सूत्र से, उत्तल दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u + 1/b होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और ध्यान दीजिए आप, 1/f, f कितना है? f दिया है 3/2 दिया है। 3/2 दिया है कि नहीं दिया? और u कितना दिया है? u दिया है -5 + 1/b निकालना। अब देखिए इसका हर एक है ना, तो मध्य का मध्य में हो जाएगा, बाएं का बाएं में, तो 2 ऊपर चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो 2/3 आ जाएगी नहीं, और बराबर माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/5। हर को धनात्मक करने के लिए माइनस को ऊपर कर दिया था, -1 से गुणा कर दिया जाएगा, + 1/b। हमें निकालना है 1/b निकालना है ना, इसलिए हम इसको इधर ले आएंगे। 2/3, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगी नहीं, 1/5 = 1/b होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इसका हर समान नहीं है, तो तिरछा गुणा इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, फिर हर का गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 का गुणा 5 में 10 + 3 का गुणा 1 में 3 बटे 3 बचे 15 बराबर 1/b। 10 में 3 जोड़ा जाएगा 13/15 बराबर 1/b। तो इस तरह से जो b आ जाएगा, b = ये 15/13 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा व्युत्क्रम। अब 15 में हम 13 से भाग करेंगे, 15 में 13 से भाग कर लीजिए। इस तरह से 15 में किससे भाग करना है? 13 से। तो कितनी बार जाएगा? तो 13 कम 13, अब 5 में से 3 जाएगा, 2 कैंसिल हुआ। अब 2 मिला कि नहीं मिला? लेकिन अब दशमलव उतार दीजिए, 0 बढ़ा लीजिए इस तरह से। तो 13 दूनी 13 कम 13, फिर एक बार जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ से 10 में से 7 3 गया, 7 कैंसिल हुआ, दशमलव उतारे हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 70 है कि नहीं? 13 13 से 73 13 चौको 52, 13 बचे 65। 5 बार ले जाइए, तब कितनी बार ले जाइए? 5 बार। तो इस तरह से 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से दशमलव के 2 स्थान तक हम लेके गए, तो इसका मान आ गया जो है 1.15 मीटर आ गया। बस इतना कर लीजिए पहले, तो हम बताते हैं ना। देखिए इसमें अभी आपने क्या देखा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो धनात्मक दिशा में बन रहा है, मतलब इधर प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है कि नहीं? इधर ऐसे प्रतिबिंब यहीं कहीं बन रहा है, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, इस तरह से प्रतिबिंब ऐसे बन गया। प्रतिबिंब तो बना ठीक है, लेकिन देखिए आप ये प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है कि नहीं? अतः है
और धनात्मक है इसलिए आभासी है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनता है। दर्पण के पीछे आभासी तथा, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनता है। अब हमें क्या करना है कि रेखीय आवर्धन निकालना है। रेखीय आवर्धन से तो पता चलेगा कि जो है प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई से छोटा है कि बड़ा है। तो ये रेखीय आवर्धन से पता चलेगा। अब क्या करेंगे, अब रेखीय आवर्धन लगाएंगे। तो रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला आप सब जानते ही होंगे। क्या होता है रेखीय आवर्धन का फार्मूला? रेखीय आवर्धन m इक्वल टू होता है, जैसे प्रतिबिंब की लंबाई को हम यच डैश से प्रदर्शित करते थे और वस्तु की लंबाई को यच से, इक्वल टू माइनस बी अपान यू होता है कि नहीं होता? अब देखिए हमें ज़रूरत किसका है, माइनस बी अपान यू की, क्योंकि यच डैश अपान यच थोड़ा ज्ञात है। हमें प्रतिबिंब की लंबाई थोड़ा दिया है, ना ही वस्तु की लंबाई दिया है ना। तो हमें केवल यही माइनस बी अपान यू से लेना देना है। तो इक्वल टू बी का मान कितना है, यही है 1.15। तो माइनस 1.15 बटे यू का मान कितना, यू का मान ये है -5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भाग करना है। तो देखिए, तो जो है 5 दूनी 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ऐसे तो भाग किया जाएगा। या आप एक तरीके से दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो देखिए जो रेखीय आवर्धन आ रहा है 0.23 आ रहा है ना, जो कि जो है प्रतिबिंब जो बना है इतने दूरी पे बना है और रेखीय आवर्धन इतना आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेखीय आवर्धन बनेगी, रेखीय आवर्धन जो आ रहा है उसकी जो साइज होगी इससे मतलब वस्तु की लंबाई से क्या होगी, मतलब कम होगी। वस्तु की लंबाई से क्या होगी, आधे होगी। तो इसमें लिख लीजिए कि प्रतिबिंब जो है आकार में बिंब से छोटा होगा। आकार में कैसा प्रतिबिंब हमें निकालना है कि कैसा बनेगा। जैसे ये जो यम बराबर क्या होता है, एच डैश अपान एच, और हमें प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करना है कि प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा। तो एच डैश बराबर हो जाएगा 0.23 और ये एच इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की लंबाई का 0.23 गुना बनेगा कि नहीं बनेगा। गुणा कर लीजिए इस तरह से। तो जो प्रतिबिंब बनेगा अतः प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 0.23 गुना बनेगा बस। क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश का ही तो मान आया है 0.23 एच, तिरछा गुणा कर दिया जाए। तो अतः प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 0.23 गुना बनेगा। तो इस तरह से ये जो है सॉल्व हो गया। एच डैश, क्योंकि यम बराबर एच डैश अपान एच नहीं होता है। एच का मान रखिए कहाँ, ये देखिए यम बराबर एच डैश अपान एच है, इक्वल टू माइनस बी अपान यू है। तो बी का मान ही रखें। बी का मान कितना है, देखिए यहाँ जो निकाले हैं 1.15 ये है, और बटे यू का मान कितना है -5 है। तो ये माइनस कैंसिल, ये तो देखिए एच डैश अपान एच ये आगे रहेगा ये। तो अब हमें निकालना है क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब आकार निकालना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। तो एच डैश निकालना है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होती है। तो एच डैश जिसको निकालना है उसको बाएं तरफ रहने दीजिए, बाकी को उधर भेज दें। तो एच का गुणा इसमें हुआ है 0.23 में, ये तिरछा गुणा नहीं होगा, वज्र गुणा ना। तो इस तरह से एच का गुणा 0.23 में होगा। तो एच डैश इक्वल टू 0.23 एच, अर्थात जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वह वस्तु मतलब एच की लंबाई का कितना गुना है, 0.23 गुना है, 0.23 गुना बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब लगा लीजिएगा अच्छे से।